अध्याय 1। अपहरण। स्टीवन जॉनसन ने पृथ्वी के लिए जाने वाले अंतरिक्ष यान में प्रथम श्रेणी की सीट बुक की थी। करई बंदरगाह से रवाना हुए 3 घंटे हो चुके थे। कोगोट्स का गृह। स्टीवन फेडरेशन की ओर से कोगोट अधिकारियों के एक समूह के साथ वहां एक बैठक में थे। पृथ्वी पर मानवता का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी देशों का एक संघ के गठन और FTL यात्रा की खोज को आधी सदी बीत चुकी थी। जीवन रूपों और रहने योग्य ग्रहों को खोजने के लिए अंतरिक्ष में अभियान चलाए गए। उसके 2 साल बाद मानवता ने अंतरिक्ष में मौजूद पोर्टलों के रहस्यों को सुलझा लिया था, जो उन्हें अंतरिक्ष के सुदूर हिस्सों में भेजने वाले ब्रह्मांडीय शॉर्टकट के माध्यम से कूदने में मदद करेंगे। इससे उन्हें अभियान को दूसरे स्तर पर ले जाने में मदद मिली। उनके जहाज अब सिर्फ अपने सौर मंडल तक ही सीमित नहीं थे। ब्रह्मांडीय पोर्टलों के माध्यम से छलांग लगाने की मदद से वे अब दूसरे सौर मंडलों की यात्रा कर सकते थे। उसके 3 महीने बाद वे पाकुंजी नामक सौर मंडल में करई नामक ग्रह पर पहुंचे। यह मानवता द्वारा किसी भी बुद्धिमान जीवन रूप का पहला संपर्क था। ग्रह के निवासियों ने अभियान जहाज के चालक दल और कप्तान का स्वागत किया और खोज की ताज़ा खबर के साथ पृथ्वी पर लौटने से पहले उन्हें वहां रहने के लिए आश्रय दिया। मेहमानों को भोजन, पेय और उनकी संस्कृति, प्रौद्योगिकियों और उनके ग्रह और प्रजातियों के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में समृद्ध जानकारी दी गई। ग्रह कई विशेषताओं में पृथ्वी जैसा ही था। इसमें एक ही तरह का गुरुत्वाकर्षण और वातावरण था। हालांकि निवासियों में पृथ्वीवासियों के साथ कोई विशेषताएं साझा नहीं थीं। आकार में वे 8 फीट लंबे जीव थे जो अपने पिछले पैरों पर खड़े कछुओं जैसे थे। वे सफेद रंग के थे। उनके शरीर के मध्य भाग को कठोर खोल से ढका हुआ था। वे अपने बेहतरीन मार्शल कौशल के लिए जाने जाते थे। वे साइक भी थे, जिसका अर्थ है कि वे अपने दिमाग की ऊर्जा का उपयोग करके सार्वभौमिक रूप से मौजूद डार्क मैटर को नियंत्रित कर सकते थे और इसके माध्यम से भौतिक वस्तुओं में हेरफेर कर सकते थे। इसके बाद मानवता ने तारों के पार और यान भेजे और 8 और ग्रहों की खोज की तथा 6 अन्य विदेशी प्रजातियों से दोस्ती की। पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए संघ अभी भी मानवता को एक अंतरतारकीय प्रजाति बनाने की ओर अग्रसर था। यही कारण था कि एडमिरल स्टीवन जॉनसन को कराई भेजा गया था ताकि वे अपने ग्रह पर 3000 मनुष्यों को जहाज पर लाकर उनके साथ रहने की अनुमति प्राप्त करने के बारे में बातचीत कर सकें, जबकि संघ अंतरिक्ष में रहने योग्य ग्रहों की खोज कर रहा था। वे 3000 मनुष्य उच्च योग्यता वाले व्यक्ति थे, जिनमें कंप्यूटर विशेषज्ञ और शानदार वैज्ञानिक से लेकर राजनीतिक प्रतिभाएं और बुद्धिमान शोधकर्ता शामिल थे। कोगोट्स ने ऐसा करने से मना कर दिया था जब तक कि बदले में उन्हें हर महीने फेडरेशन के खजाने का 0.3% हिस्सा नहीं मिल जाता। और यही वह बात थी जिसकी रिपोर्ट एडमिरल जॉनसन फेडरेशन के मुख्यालय को देने वाले थे। यह निर्णय लेना उनका काम नहीं था। वह केवल एक मध्यस्थ थे। यह निर्णय लेना उनके वरिष्ठों का काम था। हालांकि कराई पर्यटन के लिए खुला था और यही कारण था कि मनुष्य दोनों ग्रहों के बीच अधिक बार यात्रा करते थे। स्टीवन की हल्की नींद में गोली की आवाज से खलल पड़ा। जॉनसन ने अपना सिर घुमाया और देखा कि जॉनसन से 6 सीट पीछे एक बदमाश अपनी पिस्तौल लहरा रहा है। एक और गोली चलाई गई और वह स्टील की छत से टकराकर डेक में जा धंसी। उसने सभी को पेट के बल लेटने का आदेश दिया। स्टीवन सहित सभी भयभीत यात्रियों ने उसका पालन किया। स्टीवन किसी मिशन पर नहीं था, इसलिए उसके लिए किसी भी तरह का हथियार ले जाना पूरी तरह से अनावश्यक था। लेकिन वह पहले से ही इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ नया करने के बारे में सोच रहा था। अगर किसी ने जरा भी हरकत की तो मैं उसके सिर में गोली मार दूंगा। बदमाश ने यात्रियों को धमकाया और छत के पास दीवार में लगे सामान के कैबिनेट में झांकना शुरू कर दिया। उसने अगले बैग को लेने से पहले हर बैग में मौजूद सामान की अच्छी तरह से तलाशी ली। कभी-कभी वह यात्रियों की जांच करता कि कहीं कोई चाल तो नहीं चल रहा है। कराई पर समझौता अच्छा नहीं रहा और उसके बाद अपहरण की घटना हुई। ये जॉनसन के लिए अच्छा दिन नहीं था। बदमाश को उस टापू तक पहुंचने में
15 मिनट लग गए जहां जॉनसन पेट के बल लेटा हुआ था। जॉनसन 2 पंक्तियों की सीटों के बीच में था। बदमाश उसके ऊपर से निकलकर सामान रखने वाली अलमारी में चला गया। उसने वहां 3 मिनट तक खोजबीन की और फिर विपरीत दीवार पर चला गया। जैसे ही बदमाश नीचे पड़े आदमी के ऊपर से गुजरा, जॉनसन ने खुद को फर्श से ऊपर उठाया, बदमाश को उठाया और उसे सीट पर पटक दिया। बदमाश ने बंदूक की नोक को अपने निशाने पर लगाया और ठीक समय पर जॉनसन ने बंदूक को जोर से मारा, जिससे उसका निशाना चूक गया। गोली चूक गई और किसी को लगी नहीं और स्टील की दीवार से टकराकर लकड़ी के डेक में धंस गई। दोनों लोगों के बीच बंदूक के लिए 1 मिनट तक हाथापाई होती रही। उसके बाद जॉनसन ने बंदूक पर नियंत्रण पा लिया। उसने बंदूक की बट बदमाश के सिर पर मारी, जिससे वह बेहोश हो गया। लाश को सीट पर रखकर वह उस आदमी को काबू में करने के लिए कुछ खोजने लगा। परिचारिका से एक लोचदार रस्सी प्राप्त करने के बाद, जिसे उसने एक मेडिकिट से निकाला था, जॉनसन ने सीट से बुरे आदमी को अच्छी तरह से बांधना शुरू कर दिया। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, तो यात्रियों ने उसकी बहादुरी और उन्हें बचाने के लिए तालियां बजाईं। जॉनसन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। 10 मिनट बाद सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए और सब कुछ सामान्य हो गया। जॉनसन ने बदमाश पर नजर रखने के लिए उसके बगल में एक सीट ले ली, ताकि पूरी उड़ान के दौरान वह उस पर नजर रख सके। इंटरकॉम पर एक परिचारिका की आवाज गूंजी। हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सीट पर बैठे रहें और सीट बेल्ट बांध लें। धन्यवाद। एंडरसन ने अपनी बेल्ट बांध ली और अपने पेट में होने वाली उथल-पुथल के लिए तैयार हो गया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जहाज को धरती की ओर खींच लेगा। जमीन पर पूरी तरह से उतरने के बाद जहाज एक हल्की धमाके के साथ डॉकिंग बे पर उतरा और कुछ ही क्षणों बाद यात्री बोर्डिंग प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए रैंप से नीचे उतरने लगे। जॉनसन ने तब तक जहाज नहीं छोड़ा जब तक कि बदमाश को स्थानीय प्राधिकरण की हिरासत में नहीं ले लिया गया। उससे निपटने के बाद जॉनसन जहाज से बाहर निकल गया और उस निकास की ओर चला गया जो उसे बंदरगाह से बाहर ले जाता। बंदरगाह पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे, कुछ जॉनसन की तरह बाहर निकलने की ओर बढ़ रहे थे, जबकि अन्य प्रतीक्षा क्षेत्र में इंतजार कर रहे थे। जॉनसन निकास द्वार से बाहर आया और सड़क पर कदम रखा। रात में उसने पास में एक टैक्सी को सीटी बजाई और वह जॉनसन के पास रुकने से पहले उसकी ओर बढ़ी। जॉनसन ने दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। जॉनसन ने कैब ड्राइवर से कहा, कृपया फेडरेशन के मुख्य जिले में जाएं, और कैब जमीन से ऊपर उठने और हवा में उड़ने से पहले कुछ दूर तक लुढ़कती रही। बंदरगाह से संघ के मुख्य जिले तक पहुंचने में 20 मिनट का समय लगा। जब जॉनसन अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कैब के पीछे इंतजार कर रहा था, तो उसने खिड़की से बाहर देखकर समय बिताया। कैब लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर थी और उसने दूसरी कैब और निजी कारों को उड़ते हुए देखा। उन सभी में नीचे से नीली ऊर्जा का एक छोटा सा निशान निकल रहा था और पीछे से शक्तिशाली जेट का संकेत मिल रहा था जो वाहन को आगे बढ़ा रहे थे। कभी-कभी जॉनसन सैकड़ों कृत्रिम रोशनी के बीच सभी इमारतों और सड़कों के सुंदर दृश्य को देखता था। गंतव्य के आसपास कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंचने के बाद ड्राइवर ने कैब की गति धीमी कर दी और ऊंचाई कम करने लगा। हल्की सी आवाज के साथ कैब जमीन पर उतरी और फिर कुछ दूर तक लुढ़की और फिर ऊपर आ गई। जॉनसन ने क्रेडिट चिप निकाली और ड्राइवर के हाथ में रखी एक छोटी मशीन से पैसे निकाल लिए। ड्राइवर को पैसे चुकाने के बाद जॉनसन कार से उतर गए और सड़क पर चलने लगे। सड़क के दोनों ओर रिहायशी इमारतें थीं। स्ट्रीट लाइटें सड़क के ज्यादातर हिस्सों को रोशन कर रही थीं। रात के 8 बजे थे और सड़क पर लोगों की भीड़ थी। वह दाईं ओर एक संकरी गली में गया और भूल भुलैया से गुजरने लगा। इमारतों की भूल भुलैया से 10 मिनट तक भटकने के बाद जॉनसन अपने अपार्टमेंट की इमारत के सामने के दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे के बगल में उसने अपनी दाहिनी हथेली दीवार के पैनल पर रखी। जांच होने के बाद दरवाजा खुल गया।
वह इमारत में घुसा और दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया। उसने लिफ्ट को बुलाया और 1 मिनट तक इंतजार किया। वह 40 तीसरी मंजिल पर रहता था, इसलिए उसने 40 तीसरी मंजिल वाला बटन दबाया। लिफ्ट का संगीत शुरू हुआ और जॉनसन ने खुद को पुराने जैज़ को सुनते हुए पाया, क्योंकि लिफ्ट उसके अपार्टमेंट की मंजिल की ओर ऊपर की ओर बढ़ रही थी। 125 सेकंड के बाद लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुले। वह बाहर निकला, अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर गया और एक बार फिर अपना हाथ सुरक्षा पैनल पर रखा। डेटा पढ़ा गया और सत्यापित किया गया और दरवाजा खोला गया। स्टीवन जॉनसन, आपका घर में स्वागत है, एआई सिस्टम ने घोषणा की। आपके लिए 3 ईमेल और एक वॉइस कॉल प्रतीक्षा कर रही है। एंडरसन ने अपने टर्मिनल में लॉगिन किया, जो लिविंग रूम के एक कोने में लगा हुआ था। उसने पासवर्ड टाइप किया और ईमेल चेक किए। उनमें से 2 ईमेल ऐसे कॉर्पोरेट से थे जो अपने उत्पादों का विज्ञापन कर रहे थे और एक ईमेल उसकी बहन से था। मेल पढ़ने के बाद वह टर्मिनल स्क्रीन को घूरता हुआ बैठा रहा, जबकि उसके पिता के निधन की खबर उसके भीतर समा गई। उसके गालों पर आंसू बहने लगे और वह भावुक हो गया। एक बार जब उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया, तो वह लॉग आउट हो गया और सामने के दरवाजे के बगल में दीवार पर लगी एक बड़ी वीडियो स्क्रीन पर चला गया। उसने वीडियो स्क्रीन पर रिकॉर्ड की गई वॉइस कॉल चलाने के लिए आवाज से आदेश दिया। उसने अपनी माँ को भी यही खबर सुनाते हुए सुना। वह संदेश पूरा करने के लिए खुद को संभालने से पहले इधर-उधर रोती रही। जॉनसन अपने पिता से बहुत प्यार करता था और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसे ऐसे ही छोड़कर चला गया। उसके दिमाग में अपने पिता के साथ बचपन की सारी यादें घूम गईं और वह उदास होने से बचने की कोशिश कर रहा था। उसे फेडरेशन में सैनिक के तौर पर शामिल हुए आधा दशक हो गया था और उसने अपने परिवार को नहीं देखा था। उसने अगले महीने अपने पिता और परिवार के बाकी सदस्यों से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन अब उसे अपने पिता को अंतिम अलविदा कहने में भी बहुत देर हो चुकी थी। वह अपने टर्मिनल पर वापस आया और अपने गृहनगर के लिए विमान की उड़ान बुक की। सुबह फेडरेशन के मुख्यालय में उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के साथ मीटिंग करनी थी, इसलिए उसने शाम को उड़ान भरने वाली उड़ान चुनी। टिकट बुक करने के बाद वह नहाने चला गया, कुछ आरामदायक कपड़े पहने और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। उसे अपने पिता की मौत के गम से उबरने के लिए कुछ खाने और शायद कुछ पीने की जरूरत थी, इसलिए अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद वह डार्क वाटर्स नामक निकटतम बार में चला गया। वह एक बार फिर 15 मिनट तक भूल भुलैया से गुजरता रहा, इससे पहले कि उसे काला पानी नजर आता। दरवाजे के ऊपर बार का नियॉन साइन लटका हुआ था। 2 आदमी लड़खड़ाते हुए बार के दरवाजे से बाहर निकले, जो शराब के अत्यधिक सेवन का संकेत था। उसने बार के अंदर जाने के बाद अपनी गलती न दोहराने का फैसला किया, लेकिन यह देखना बाकी था। वह इस बार में कई बार गया था और बारटेंडर उसका दोस्त बन गया था, जब तक कि उसने नौकरी नहीं छोड़ दी थी और किसी अन्य ने उसकी जगह नहीं ले ली थी। रात के 9:45 बज रहे थे और रात अभी भी जवान थी। उसने अपने अपार्टमेंट में वापस जाने से पहले अगले 2 घंटे घर के अंदर बिताने का फैसला किया। डार्क वाटर्स में बढ़िया क्वालिटी का खाना और बेहतरीन शराब दोनों मिलती थी। इसमें एक छोटा सा डांस फ्लोर भी था जहां पुरुष और महिलाएं अच्छे टेक्नो संगीत की लय पर थिरकते थे। जॉनसन के दिमाग में ये धरती पर सबसे अच्छी जगह थी। दरवाजे पर खड़े गार्ड को प्रवेश शुल्क देकर जॉनसन ने लकड़ी से बने आधे दरवाजे को धक्का दिया और छोटे से स्वर्ग में प्रवेश किया। हमेशा की तरह जगह भीड़ भाड़ वाली थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। छत से रंग-बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थीं और डांस फ्लोर के ऊपर एक डिस्को बॉल घूम रही थी। जॉनसन ने एक खाली टेबल की तलाश की और एक कोने में एक खाली टेबल मिली। वह एक सीट पर बैठ गया और किसी के द्वारा अपना ऑर्डर लेने का इंतजार करने लगा। 1 मिनट के इंतजार के बाद एक खूबसूरत वेट्रेस उसकी मेज पर आई और उसका ऑर्डर ले गई। जब वह अपने ऑर्डर के आने का इंतजार कर रहा था, तो उसने डांस फ्लोर पर लोगों को नाचते हुए देखा।
उसने देखा कि कैसे ग्राहक संगीत में इतने खो गए थे कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि बार में उनके आसपास क्या हो रहा है। बार में अक्सर आने जाने के कारण वह बार के अधिकांश कर्मचारियों को जानता था, और जब जूली उसका ऑर्डर लेकर लौटी तो उसने जॉनसन से उसके उदास चेहरे के बारे में पूछा, जो उसने ऑर्डर लेते समय देखा होगा। क्या बात है, एडमिरल? इतने उदास क्यों दिख रहे हो? वेट्रेस ने गर्मागर्म खाने की थाली मेज पर रखते हुए पूछा। मेरा कोई प्रिय व्यक्ति अभी अभी गुजर गया है, जॉनसन ने भोजन की थाली अपनी ओर खींचते हुए कहा। ओह, मुझे सचमुच खेद है, एडमिरल। जॉनसन ने उसकी सांत्वना के लिए सिर हिलाया और उसे एक थकी हुई मुस्कान देने के बाद अपना खाना खाने लगा। 15 मिनट बाद वह बार में एक स्टूल पर बैठा था। जैमी नामक बारटेंडर उसके लिए गिलास में थोड़ी शराब डाल रहा था। तो एडमिरल, मुझे बताइए कि आपके पिता की मृत्यु का कारण क्या था? सोचने पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। वह पूरी तरह स्वस्थ था और उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं थी। मेरी बहन ने मुझे लिखा कि वह शाम को टहलने के लिए बाहर गया था और कभी वापस नहीं लौटा। सुबह जब मेरी बहन और माँ उसे खोजने निकली तो उन्होंने उसे पास के पार्क में एक पेड़ के पास मृत पाया। क्या इसका उन अज्ञात एलियन से कोई संबंध हो सकता है जो हाल ही में समाचारों में रहे हैं? जॉनसन उन कहानियों के बारे में जानते थे। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि एक अज्ञात विदेशी प्रजाति मनुष्यों का अपहरण कर रही है और दूसरों को यह सोचने के लिए मूर्ख बनाने के प्रयास में उनके शरीर की हूबहू प्रतिकृतियां छोड़ रही है कि वे मर चुके हैं। यह 3 महीने पहले की बात है जब पहली बार पीड़ित की सूचना मिली थी। तब से अब तक 35 रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। जॉनसन के पिता की गिनती करें तो 36। यह सिर्फ धरती पर ही नहीं था, बल्कि दूसरे ग्रहों पर भी यही हो रहा था। करई, चिखली, किलाड, ओजाद, सावलिक और इमागा ग्रह सभी एक ही अज्ञात के शिकार थे। करई पर यह सबसे बुरा था। पिछले 2 हफ्तों में 200 रहस्यमयी मौतें दर्ज की गई थीं। करई पर अब तक कुल 672 रहस्यमयी मौतें हुई थीं, और कोगोट्स इस बात पर पूरी तरह से यकीन करते थे कि इन सबके पीछे एलियन का हाथ है। उनके पास सड़कों पर रेंगते हुए विशाल आकार के सर्प जैसे अज्ञात जीवों के कई अस्पष्ट फुटेज भी थे, जो निगरानी कैमरों पर थे। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसकी तह तक पहुंचने वाला हूं। फिर से भरो, एडमिरल, जैमी ने पूछा, जब उसने शराब की बोतल को जॉनसन के गिलास के ऊपर रखा, जो उसने अभी अभी खत्म किया था। जी कहिए। जब जॉनसन बार छोड़ने के लिए तैयार था तो उसने देखा कि डांस फ्लोर पर केवल एक आदमी और एक महिला ही बचे थे। 3 टेबल भरी हुई थीं, और शराब परोसने वाली टेबल पर 2 स्टूल पर लोग बैठे थे। आधी रात हो चुकी थी और उसे अपने वरिष्ठ के साथ सुबह 8 बजे की मीटिंग से पहले कुछ देर आराम करने की जरूरत थी। वह दरवाजे से बाहर निकला और अपने अपार्टमेंट की इमारत की ओर सड़क पर था। वह शराब के अत्यधिक सेवन के कारण लड़खड़ाते हुए सुनसान सड़क पर चल रहा था, जब उसे अपनी गर्दन के पीछे एक पिन चुभने जैसा महसूस हुआ। सहज रूप से उसने उसे छूने के लिए अपने दाहिने हाथ से हाथ बढ़ाया। दर्द की तीव्रता बढ़ने के साथ उसने महसूस किया कि उसकी ताकत कम हो रही है। वह अपने घाव को पकड़ते हुए घुटनों के बल बैठ गया और अपनी धुंधली दृष्टि के परिधि से उसने देखा कि एक बड़ा काला कोबरा उसके सामने खड़ा है। यह 8 मीटर लंबा रहा होगा और किसी डरावनी फिल्म के राक्षस जैसा दिख रहा था। जॉनसन धीरे धीरे बेहोश हो गया, जबकि उसका शरीर होश में रहने के लिए आगे पीछे हिल रहा था। 2 जब जॉनसन को होश आया तो उसने खुद को 5 मीटर गुना 5 मीटर के एक गंदे, मंद रोशनी वाले छोटे से कमरे में बैठा पाया। यह एक जेल की कोठरी जैसा लग रहा था। कमरे के सामने नीली ऊर्जा की एक दीवार थी। उसे नहीं पता था कि सड़क पर वापस आकर उसे होश खोए हुए कितना समय बीत चुका था। फिर उसे वह कोबरा याद आया जिसे उसने बाहर जाने से पहले देखा था। उसका दिमाग यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हुआ क्या था। कुछ मिनट सोचने के बाद उसके दिमाग में एलियन अपहरण की अफवाहों की यादें ताज़ा हो गईं,
और उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि उसे उन अफवाहों वाले एलियंस ने ही अगवा किया था। वह 1 घंटे तक वहां बैठा रहा और फिर उत्सुकता से आगे की नीली ऊर्जा की ओर बढ़ा। उसने उसे छूने की हिम्मत की और उसे ऐसा लगा कि उसके शरीर में बिजली का तेज झटका लगा, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। यह एक ऐसा बल क्षेत्र था जो उसे अपने सेल में बंद रखता था। बल क्षेत्र पारदर्शी था और उसने देखा कि विपरीत दिशा में अन्य समान कोशिकाएं पंक्तिबद्ध थीं। उसने अपनी कोठरी के ठीक सामने वाली कोठरी में एक बड़ा क्रोगोट देखा। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी कोठरी के दूर वाले हिस्से में सो रहा था। कुछ मिनटों के बाद कोई और विकल्प न देखकर वह वही करने के लिए पीछे की दीवार पर चला गया। 3 घंटे बाद जॉनसन को पैरों की आहट सुनाई दी और साथ ही फुफकारने की आवाज भी आई। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसके ऊपर एक सांप का मानव जैसा रूप खड़ा है। यह केवल आकार में ही इंसान जैसा लग रहा था। त्वचा पर काली प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं, जैसा कि ज्यादातर धरती के सांपों में पाया जाता है। आंखें काले धब्बे थीं और कान गायब थे। उससे एक दुर्गंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कोई कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था। उसका पूरा शरीर जंगली जानवर की तरह नंगा था। उसकी छाती पर बंधा एक यंत्र चटकने लगा और पृष्ठभूमि में स्थिर शोर से भरी एक आवाज सुनाई दी, मानव को खा लो। हमें प्रयोग करने के लिए स्वस्थ मेजबान की जरूरत है। और ऐसा कहकर वह मुड़ा और बल क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने से पहले सेल से बाहर चला गया। जॉनसन को लगा कि वह प्राणी उससे संवाद करने के लिए किसी तरह के अनुवादक का इस्तेमाल कर रहा था। उसने देखा कि उसके पास फर्श पर भोजन का एक कटोरा रखा हुआ था। उसने उसमें रखी सामग्री को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। वह दीवार से पीठ टिकाकर बैठा हुआ था और बाहर निकलने की योजना के बारे में सोच रहा था। यह संभव था कि कोई व्यक्ति या वही व्यक्ति उसे अगला भोजन देने आए। वह जानता था कि उसे क्या करना है। सवाल यह था कि क्या वह इतना शक्तिशाली होगा कि अपने नंगे हाथों से उस प्राणी को बाहर निकाल सके। 8 घंटे बीत चुके थे और जॉनसन उस समयावधि के दौरान जागते रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। हर सेकंड जितना संभव हो सके उतना धीरे धीरे गुजर रहा था, क्योंकि वह किसी के अपने सेल में प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था। लेकिन उस लंबे इंतजार के बाद बल क्षेत्र बंद हो गया और सेल में प्रवेश करने वाले शरीर का सिलहूट दिखाई दिया। वह जीव वही लग रहा था जो पहले भी उसके पास आया था। वह आधा रास्ता चलकर भोजन का कटोरा जमीन पर रखने गया, लेकिन पहले से भरा कटोरा देखकर उसका ध्यान भंग हो गया। उसने बिना ऊपर देखे कहा, जब तक तुम अपना आखिरी भोजन खत्म नहीं कर लेते, तुम्हें कोई नया भोजन नहीं मिलेगा। जैसे ही जॉनसन ने देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी का पूरा ध्यान कटोरे पर है, वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपने शरीर को उस जीव के शरीर से टकरा दिया। जीव के हाथ से पकड़ा हुआ कटोरा उसके हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरते ही खटपट की आवाज हुई, जिससे कटोरे में मौजूद सामग्री बाहर गिर गई। दोनों ही जमीन पर गिर गए, जिसमें जॉनसन सबसे ऊपर था, जिससे उसे बढ़त मिल गई। जॉनसन ने सर्प प्राणी के चेहरे पर अपने मुक्के मारे। प्राणी ने जॉनसन का गला पकड़ लिया और उसका गला घोंट दिया। जॉनसन ने दोनों हाथों से गला घोंटने की पकड़ से मुक्त होने के लिए जीव को उठाया और लगातार 3 बैक सुप्लेक्स किए। तीसरे के बाद मंदिर पर बूट से प्रहार किया गया, जिससे जीव बेहोश हो गया। फेडरेशन के एक सैनिक के रूप में अपने शुरुआती दिनों में लिए गए सैन्य युद्ध प्रशिक्षण की बदौलत वह इससे बाहर निकलने में सफल रहा। जॉनसन ने देखा कि फोर्स फील्ड अभी भी बंद था, लेकिन जेल से भागने से पहले उसने बेहोश शरीर को सेल के दूर कोने में खींच लिया। ऐसा करने के बाद जॉनसन ने फोर्स फील्ड को फिर से सक्रिय करने का तरीका खोजने की कोशिश की, लेकिन पाया कि ये पासवर्ड पैनल द्वारा सुरक्षित था। वह सुरंगनुमा रास्ते पर धीरे धीरे चलता हुआ दोनों तरफ की कोठरी में बंद कैदियों पर नजर डालता हुआ आगे बढ़ा। एक बार जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो मुझे कुछ लोगों के साथ वापस आना होगा और इन कैदियों को छुड़ाना होगा। जब वह गलियारे के अंत में पहुंचा तो उसने दरवाजे के बगल में लगा एकमात्र बटन दबाया और दरवाजा खुल गया।
वह दरवाजे के किनारे के पीछे छिप गया था। अपना सिर बाहर निकालकर यह देखने के बाद कि रास्ता साफ है, वह झुककर खड़ा हो गया और कमरे में दाखिल हो गया। उसे दीवार पर लेआउट का एक नक्शा मिला और पता चला कि वह किसी ग्रह पर किसी सुविधा के बजाय एक विशाल जहाज पर था। अविश्वसनीय रूप से उसके पास अभी भी उसका फोन था और उसने नक्शे की एक तस्वीर खींची। कमरे के एक कोने में छिपने के बाद उसने भागने के रास्ते के लिए अपने फोन पर छवि से नक्शे का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। वह किसी छोटे अंतरिक्ष यान या किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहा था जिसका उपयोग वह इस जहाज से भागने के लिए कर सके। गहन खोज के बाद उसे भागने के लिए कई पॉड मिले और उसने उन तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता तय करना शुरू कर दिया। एक बार जब उन्होंने कुछ रखरखाव नलिकाओं से होकर जाने वाले मार्ग की योजना बना ली, जहां जहाज की आंतरिक सर्किटरी थी, तो वह निकटतम रखरखाव नलिका के पास गए और ढक्कन को उठाया। छोटी छोटी क्रिसमस लाइटें जैसे चमकती हुई रोशनी ने उनके पूरे दृश्य को स्वागत किया। वह चौकोर छेद में चढ़ गया और नली के अंदर जाने के बाद उसने ढक्कन वापस लगा दिया। वह अपने चारों पैरों पर खड़ा होकर छोटे से छेद में घुस गया और अपने चारों ओर विभिन्न उपकरणों से निकलने वाली बीप की आवाजें सुनने लगा। यह उसे पृथ्वी पर कंप्यूटर लैब में होने की याद दिलाता था, जब वह संघ में अपने शुरुआती करियर में कंप्यूटर के विभिन्न अनुप्रयोगों पर सबक ले रहा था। वह उन प्रशिक्षण सत्रों में बहुत खराब था, वे सभी हैकिंग और डिकोडिंग बकवास। लेकिन सभी कर्मचारियों के लिए इससे गुजरना अनिवार्य था और जॉनसन कोई अपवाद नहीं था। आखिरकार कड़ी मेहनत ने उसे B+ ग्रेड दिलाया और वह अन्य कम कष्टप्रद प्रशिक्षण में चला गया। वह मार्शल आर्ट के साथ साथ निशानेबाजी में भी बहुत अच्छा था। वास्तव में उसने उन सभी क्षेत्रों में महारत हासिल कर ली थी। वह अकेले और साथ ही एक टीम में काम करने में भी अच्छा था। उसने विभिन्न मिशनों में बहादुरी से काम करने के लिए कई पदक जीते थे। वह संघ के शीर्ष अधिकारियों में से एक बन गया था। लेकिन अब उसे इस विदेशी जहाज से बाहर निकलने के लिए अपनी सारी विशेषज्ञता की आवश्यकता थी। वह रोशनी के जंगल में करीब 2 मिनट तक रेंगता रहा और फिर रुक गया। उसने डक्ट कवर के क्षैतिज छेदों से सैंपेलियन के किसी भी संकेत को ध्यान से देखा और फिर सावधानी से, बिना आवाज किए, कवर खोला, उसे उठाया, डक्ट से बाहर निकला और किसी को पता न चले, इस उद्देश्य से कवर को फिर से लगा दिया। यह एक भंडारण कक्ष जैसा लग रहा था। सभी आकारों की तिजोरियां थीं। कुछ में कांच के सामने वाले हिस्से थे, जिससे उनमें रखी गई सामग्री का पता चलता था, और कुछ पूरी तरह से स्टील से बंद थीं, जिससे अंदर जो कुछ भी था वह छिप जाता था। उन सभी में एक चीज समान थी, और वह थी डिजिटल लॉकिंग तंत्र जो सभी तिजोरियों को अनधिकृत रूप से खुलने से रोकता था। जॉनसन ने तिजोरी के नंबर पैड पर अलग अलग संयोजनों में कुंजी डाली, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने कोने में एक कंप्यूटर टर्मिनल देखा। वह उसके पास गया और अपने कंप्यूटर प्रशिक्षण को याद करते हुए उसे हैक करना शुरू कर दिया। टर्मिनल के अनलॉक होने में उसे लगभग 30 मिनट लग गए थे। उस पूरे समय में वह हैकिंग में व्यस्त था। उसने बार बार स्क्रीन से दूर देखा ताकि देख सके कि उसे पकड़ा जा रहा है या नहीं। और यही मुख्य कारण बन गया था कि उसके प्रदर्शन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और उसे सिस्टम को हैक करने में इतना समय लगा। जॉनसन ने विभिन्न फोल्डरों को खंगाला और अंत में उन्हें मारवा के व्यक्तिगत मेलबॉक्स को चेक करने का विचार आया, जो पहले से ही लॉगिन था। और यहीं पर उन्हें एक ईमेल मिला, जिसमें लॉकर नंबर 063 के पासवर्ड को 1275 से 3435 में बदलने का विवरण था। जॉनसन ने जल्दी से 063 नंबर वाला लॉकर ढूंढने का काम शुरू कर दिया, और जब उसने तय कर लिया कि लॉकर स्टोरेज रूम में नहीं है, तो उसकी नज़र दीवार में एक छोटी, हरी, स्थिर रोशनी पर पड़ी। वह उसे देखने गया। उसने हरी रोशनी के पास दीवार पर दस्तक देना शुरू किया। जैसे ही उसने चौथी बार दस्तक दी, दीवार का एक हिस्सा खुल गया और उसमें 063 नंबर वाली एक तिजोरी दिखाई दी, जिसका आगे का हिस्सा कांच का था। अंदर एक बढ़िया धनुष और एक तरकश था जिसमें बहुत सारे तीर थे।
उसने जल्दी से संयोजन डाला और एक क्लिक के साथ तिजोरी खुल गई। उसने कांच का पैनल उठाया और उसे एक जगह पर लॉक कर दिया। धनुष बहुत उन्नत लग रहा था। इसे बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री को देखते हुए और तीर भी कम उन्नत नहीं लग रहे थे। अगर जॉनसन को यह सही से याद है तो धनुष उसके प्रशिक्षण में उसका पसंदीदा हथियार था। मुस्कुराते हुए उसने धनुष को पकड़ा और उसे अपने दाहिने कंधे पर टिका दिया। इसके बाद उसने घातक तीरों से भरा तरकश उठाया और उसे अपनी पीठ के पीछे लटका दिया जैसा कि होना चाहिए। अब वह न केवल भागने के लिए तैयार था, बल्कि जरूरत पड़ने पर वापस लड़ने के लिए भी तैयार था। वह धीरे धीरे स्टोरेज रूम के बाहर निकलने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। पिछले दरवाजे से अलग, ये दरवाजा ज्यादा पारंपरिक था। उसने इसे खोलने के लिए हैंडल का इस्तेमाल किया और भगवान से प्रार्थना की कि ये चरमराए नहीं। सौभाग्य से दरवाजा बिना किसी आवाज के आसानी से खुल गया। जब जॉनसन ने दहलीज पार की तो वह एक दुश्मन को देखकर कुछ पल के लिए चौंक गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और वह लगभग तरकश से तीर निकालने वाला था। लेकिन जैसे ही उसका दिमाग कुछ सेकंड में शांत हुआ, उसने देखा कि वह सांप व्यक्ति जो उसके साथ हिरासत में था, उससे 2 मीटर की दूरी पर एक डेस्क पर अपनी पीठ मोड़े बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी कागजी काम में खोया हुआ था, इसलिए उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसके पास से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वह था एलियन के सिर पर गोली मारना। लेकिन जॉनसन कोई बर्बर नहीं था और उसने उसे चुपचाप बेहोश करने का फैसला किया। इसलिए अभी किसी को भी मारने की बजाय वह चुपके से लक्ष्य के पास पहुंचा। जब जॉनसन एलियन के ठीक पीछे था तो उसने अपने हाथों को गोल कर लिया और एक डबल कुल्हाड़ी का हैंडल बनाने के बाद उसने सिर के पीछे जोरदार वार किया, वह तकनीक जो उसने अपने चुपके से नीचे गिराने के प्रशिक्षण के दौरान सीखी थी। दर्द से कराहते हुए एलियन लंगड़ाकर कुर्सी पर लेट गया और अपना सिर छत की ओर घूरने लगा। जॉनसन को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक बेहोश रहेगा, इसलिए बिना समय गवाए उसने डेस्क के सामने स्थित एक और डक के खुलने का ढक्कन खोल दिया। अगले कमरे में जाने के लिए एक दरवाजा था, लेकिन वह गुप्त रहने के लिए उससे बचना चाहता था। बस 3 और नलिकाएं और मैं एस्केप पॉड में पहुंच जाऊंगा। वह सही था। उसे 3 और रखरखाव नलिकाओं में प्रवेश करने की आवश्यकता थी और वह इस विदेशी जहाज से मुक्त हो जाएगा। जब जॉनसन डक के दूसरे छोर पर पहुंचा तो वह आगे आने वाले खतरे से डर गया। उसने डक कवर के क्षैतिज छेदों से देखा और पाया कि कमरे के नीचे फर्श पर 3 हथियारबंद गार्ड थे। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह उस कमरे से कैसे निकलेगा। बंद कवर के पीछे वह कुछ देर तक डक में बैठा रहा और किसी समाधान के लिए कमरे के बाहर देखता रहा। एक गार्ड पहले की तरह एक डेस्क पर बैठा था, अपने काम में खोया हुआ था, जबकि 2 गार्डों में से प्रत्येक 2 निकास द्वारों में से प्रत्येक पर खड़ा था। जॉनसन जिस छेद पर बैठा था वह फर्श से काफी ऊंचा था। यह लगभग छत के पास था। दूसरी डक का छेद विपरीत दीवार में उसी ऊंचाई पर था। उसने दीवार के साथ चलने वाले किनारे को देखा और विपरीत दीवार के कोने तक पहुंच गया और दीवार के साथ सीधे डक की ओर बढ़ गया। अगर वह किनारे के साथ झूमता तो वह कमरे के पार जा सकता था और विपरीत डक तक पहुंच सकता था। चर्च में पादरी जिस तरह क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं, जॉनसन ने उसे गिराए बिना सावधानी से डक्ट कवर को खोला। फिर उसने कवर को डक्ट के अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन पाया कि यह फिट नहीं होगा। सौभाग्य से कवर ठोस स्टील के बजाय नरम सामग्री से बना था, इसलिए इसे दोनों हाथों से खोलने के बाहर पकड़कर उसने इसे मोड़ने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उसका चेहरा बिगड़ गया। कवर को मोड़ने के बाद उसने उसे अंदर खींचा और अपने शरीर को इस तरह घुमाया कि कवर उसके पीछे डक्ट में आ जाए। सावधानी से वह पैरों के बल पर डक्ट से बाहर निकला। एक बार जब उसका पूरा शरीर किनारे से लटक गया तो उसके पास आगे बढ़ने के लिए एक विकल्प था। वह या तो बाएं या दाएं था। उसने बाएं को चुना। यह क्रिया उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। उसे अपने प्रशिक्षण के दौरान इस तरह की हरकत करने का बहुत अभ्यास था। किनारे को मजबूती से पकड़कर
वह किनारे के साथ आगे बढ़ा, इस उम्मीद में कि कोई उसे देख न ले। एक बार जब वह कोने में था, उसे लगा कि उसे किसी ने देख लिया है और वह 1 मिनट के लिए स्थिर रहा, लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि यह दरवाजे पर खड़े गार्ड की जम्हाई की आवाज थी। खुद को शांत करने के बाद जॉनसन फिर से चलने लगा और जब तक वह डक के नीचे नहीं पहुंच गया, उसने नीचे नहीं देखा या रुका नहीं। वहां पहुंचकर उसने एक हाथ से कवर को पकड़ा और उसे खींचकर हटा दिया। फिर वह अजीब तरह से वहां लटका रहा। एक हाथ से उसने किनारा और दूसरे हाथ से कवर को पकड़ा हुआ था, यह सोचते हुए कि कवर को बीच में रोककर डक के अंदर कैसे पहुंचा जाए। फिर उसने एक छोटा सा स्टंट किया। उसने कवर को गिराया और उसे अपने जूतों से पकड़ लिया। कवर बनाने के लिए इस्तेमाल की गई नरम सामग्री की बदौलत यह प्रक्रिया बिना आवाज के हुई। फिर उसने अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करके खुद को डक्ट में ऊपर खींच लिया। एक बार आंशिक रूप से डक्ट के अंदर जाने के बाद उसने अपने जूतों से पकड़े गए कवर को पकड़ लिया। पिछले वाले के विपरीत उसे इसे मोड़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसे बस इसे डक के अंदर से वापस रखना था। जो कुछ उसने अभी अभी पूरा किया था, उससे प्रसन्न होकर उसने ढक्कन की दरारों से नीचे फर्श पर एक आखिरी नजर डाली और नली में आगे बढ़ गया। अगले दरवाजे पर वह फर्श के पास पहुंचा। बस 1 मीटर की दूरी पर पीठ करके खड़े 2 गार्ड आपस में बातें कर रहे थे। जॉनसन कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने देखा कि वे बातचीत में बहुत व्यस्त थे। जॉनसन ने अपनी सांसें धीमी कर लीं ताकि उसे पता न चले। वहां एक और गार्ड था जो विपरीत दीवार पर गश्त कर रहा था। वह बाएं दाएं जाता रहा, कभी कभी रुकता और खिंचता रहा। उन तीनों से आगे कोई रास्ता नहीं था। जॉनसन को उन्हें बाहर निकालना था, इससे पहले कि उनमें से कोई भी उन्हें नोटिस करे और अलार्म बजाए, क्योंकि अगर किसी भी तरह का क्लैक्सन बजने लगे तो वह पूरी सेना को अपनी स्थिति पर केंद्रित कर देगा। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वह वहां छिपकर बैठा रहा, एक योजना बनाने की कोशिश कर रहा था। अगर उसे सही से याद है तो उसे कई तरह की टेकडाउन तकनीकें सिखाई गई थी, जिनमें से एक में पीछे से खड़े 2 अनजान लक्ष्यों को नीचे गिराना शामिल था। लेकिन तीसरी समस्या थी, उसे बिना किसी गलती के तेजी से और आत्मविश्वास के साथ काम करना था। अपनी घबराहट को शांत करते हुए जॉनसन ने कवर खोला, उसमें से रेंगकर बाहर निकला और 2 अनजान लक्ष्यों के पीछे छिप गया। एक तेज गति से वह फिर खड़ा हुआ और एक दूसरे के सिर को जोर से पटक दिया। वे दोनों बेहोश हो गए। दूसरी तरफ वाले ने सब देख लिया था और उसकी ओर बंदूक जैसी चीज लेकर आया था। लेकिन इससे पहले कि एलियन गोली चला पाता, जॉनसन ने एक तीर खींच लिया और उसके गले में गोली मार दी। बंदूक गिर गई और फर्श पर गिर गई। उसके बाद उसके उपयोगकर्ता का शरीर गिर गया। गार्ड के मृत शरीर पर खून का तालाब बनना शुरू हो गया। अजीब बात यह है कि यह लाल की बजाय हरा था। जॉनसन मृतक के ऊपर झुका और मृत गार्ड की बंदूक लेने के बारे में सोचा, लेकिन शायद बहुत शोर करने के कारण उसे फेंक दिया। धनुष और तीर मौन होने के बावजूद घातक थे, चुपके से भागने के लिए एकदम सही हथियार। वह खड़ा हुआ और रखरखाव नली के कवर को हटाना शुरू कर दिया। मिशन के दोहरावपूर्ण तरीके के कारण यहाँ डक्ट में प्रवेश करना, वहां लक्ष्य को बाईपास करना या खत्म करना, जॉनसन को इसमें थोड़ी बहुत महारत हासिल हो गई थी। अब तक वह एस्केप पॉड्स तक पहुंचने के प्रति आश्वस्त हो चुका था।